ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, इसको मापते किस इंस्ट्रूमेंट से है? मेजर्ड बाई, लिखिए, इसका मापन किसी यंत्र से करते हैं ना, क्या नाम है उसका? मेजर्ड बाई, गुड। स्फिग्नोमेनोमीटर। देखिए, नॉर्मली जब आप मेजर करते हो कहीं भी तो लिखा रहता है, या जानते होंगे, 120/80। ठीक, इतना लिखा देखते हैं ना। यूनिट क्या होती है इसकी? mmHg। ठीक, mmHg। mmHg मीन्स होता क्या? mmHg मीन्स क्या होता है? मिलीमीटर पारा। तो ये कैसे माप लिए कितना मिलीमीटर पारा? यूनिट सही है, mmHg ही होती है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? mmHg मीन्स होता क्या? देखिए, मेरी भी तबीयत खराब है 2 दिन से पिछले, आने के कंडीशन में मैं नहीं था, लेकिन मैं कहा कितने दिन छुट्टी होगी, चलो 1 घंटा आधा घंटा जो जितने देर खड़े रह पाएंगे उतने देर क्लास चलेगी। mmHg मीन्स होता क्या है? इसका मतलब थोड़ा लंबा होता है, एक लाइन का पूरा होता है। इसका मतलब होता है इक्वल टू द प्रेशर ऑफ दैट मिलीमीटर ऑफ हाइट ऑफ मरकरी इन एनी ट्यूब। mmHg लिखने को तो लिख दिए, इसका हिंदी में मतलब होता है कि किसी नली में उतने मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर का दाब, यानी किसी ट्यूब में उतना मिलीमीटर पारा ऊपर चढ़ा दीजिए, और फिर वो पारा उस ट्यूब में जितना प्रेशर लगा रहा है उतना प्रेशर आपका आपके शरीर पर या आपके बॉडी में आपका क्या दे रहा है? ब्लड लगा रहा है। तो mmHg मीन्स हुआ इक्वल टू द प्रेशर ऑफ दैट मिलीमीटर हाइट ऑफ मर्करी इन एनी ट्यूब, उतने मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर का दाब। अब समझिएगा कि ये 2 डिजिट में लिखते क्यों हैं? 2 तरह का ब्लड होता है। लास्ट क्लास में आपने देखा कि शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त था, फिर सिरा और धमनी थी। तो 2 तरह का रक्त होता है, 2 अलग-अलग ट्यूब में सर्कुलेट होता है, तो दोनों का मेजर करके अलग-अलग लिख लेते हैं क्या? 2 डिजिट लिखे हैं ना, इसको 2 डिजिट क्यों लिखते हैं? तो वही पूछ रहे, क्या 2 अलग-अलग ट्यूब होती है, दोनों अलग-अलग ट्यूब का मेजर करके लिख लेते हैं? दो, अच्छा, किस में मापते हैं? किस ट्यूब में मापते हैं? 2 तरह की ट्यूब होती है ना, धमनी और सिरा। तो किसमें का प्रेशर मेजर किया जाता है, धमनी का कि सिरा का? एक बार आर्टरी का और एक बार वेन का। यही तो मैंने पहले भी पूछा, तो आप कह रहे हो नहीं। अभी लास्ट क्लास में आपने लिखा था ऑक्सिलरी आर्टरी, लिखा था ना, तो यानी धमनी का ही मापते हैं। एक लाइन लिख लीजिएगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय हार्ट अपॉन द इनर वॉल ऑफ आर्टरीज इज नोन एज ब्लड प्रेशर। हृदय द्वारा धमनियों की प्रेशर एक्सर्टेड, EXCERTED, प्रेशर एक्सर्टेड बाय हार्ट अपॉन द इनर वॉल ऑफ आर्टरीज इज नोन एज ब्लड प्रेशर। हृदय द्वारा धमनियों की आंतरिक दीवारों पर लगाए गए दाब को रक्त दाब कहते हैं। प्रेशर exerted by heart upon the inner wall of arteries is known as blood pressure। हृदय द्वारा
धमनियों की आंतरिक दीवारों पर लगाए गए दाब को रक्त दाब कहते हैं। किसी भी आर्टरी में, किसी भी धमनी में आप मेजर कर सकते हो, लेकिन जो सबसे एग्जैक्ट एक्यूरेट आता है, जहां डॉक्टर प्रेफर करते हैं मेजर करना, वो कौन सी धमनी है? ऑक्सिलरी धमनी है। ये आपने पीछे लिखा हुआ है लास्ट क्लास में। अब ये 2 डिजिट क्या होता है ये समझते हैं। तो आप जानते हो कि हार्ट को पंपिंग स्टेशन कहते हैं, यानी पंप करने वाला करते हैं। तो एक किसी के पास पानी की बोतल है, वो वाला जो यूज एंड थ्रो वाली होती है, हाँ, पकड़ा दीजिए थोड़ा सा, घबराइए नहीं, यूज नहीं करेंगे, ठीक है, थैंक यू। जैसे सपोज दैट ये हार्ट है, सपोज दैट ये क्या है? आपका हृदय है, हार्ट है। तो ब्लड को पंप करेगा तो कैसे करता है? एक बार ये सिकुड़ता है, एक बार फैलता है। तो अगर इसको हम सिकोड़े, मान लीजिए ढक्कन थोड़ा सा ढीला करके सिकोड़े यानी दबाएं, तो तब पानी बाहर तेजी से निकलेगा कि छोड़ दे जब फैले तब पानी बाहर से निकलेगा? जब दबाएंगे तब। यानी हमेशा इसमें एक मान अधिक होता है और एक मान कम होता है। कौन सा मान अधिक होगा? ऑलवेज जब हार्ट सिकुड़ेगा, दबेगा। और कौन सा मान हमेशा कम होगा? जब हृदय फैलता है। तो 2 अवस्था होती है, ऐसे कहते हैं, नहीं, एक 2 स्टेज होता है। एक होता है सिस्टोलिक, ऐसे हिंदी वाले भी लिखेगा। दूसरा होता है डायस्टोलिक। हिंदी में लिख रहे हैं तो सिस्टोलिक के नीचे लिख लीजिएगा सिकुड़ने की अवस्था, और डायस्टोलिक में लिखेगा फैलने की अवस्था। सिकुड़ने और फैलने की अवस्था हो गई। अब समझते हैं ये कि जो 120/80 लिखा जाता है, नॉर्मली यही लिखा रहता है ना 120/80, ये आइडियल कंडीशन होती है। ये आइडियल कंडीशन होती है, आदर्श स्थिति होती है। आदर्श स्थिति मतलब होता है जब परफेक्ट हेल्दी हो इंसान। कोई भी इंसान लाइफ में कभी परफेक्ट हेल्दी नहीं होता, यानी कभी कुछ न कुछ उसको जीवन भर लगा रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो अगर मेजर करने पे ये आइडियल कंडीशन मिल जाए कि 120/80, तो इसका मतलब है ये अच्छी बात है। लेकिन ये कोइंसिडेंटली मिल सकता है, क्योंकि हम आप आइडियल हेल्दी कभी होते ही नहीं है। आप भूगोल में भी पढ़े होंगे कि आइडियल कंडीशन कभी क्रिएट नहीं होती, ये हाइपोथेटिकल होता है। कैसे नहीं होती भाई? इतनी देर से हम बता रहे हैं। बच्चा कुछ न कोई बीमारी ना हो आपको, लेकिन टेंशन, चिंता जिसे कहते हैं, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा आपको बनी रहती है। बच्चा पैदा होता है तब से टेंशन उसको शुरू हो जाती है। देख लीजिए, कुछ नहीं जानता है, अभी 10 दिन का बच्चा है, 15 दिन का बच्चा है, दूसरा कोई जैसे उसे अपनी गोदी में लेगा रोने लगता है। उसको टेंशन है कि वो अपनी माँ को पहचानता है और सिर्फ अपनी माँ के पास रहना चाहता है। थोड़ा सा बड़ा होता है, 4 पैर से चलना शुरू करता है, तो उसे बिस्तर पे नहीं रहने की टेंशन है। इधर आपकी नजर हटी, बिस्तर से गिरा फटाक से। फिर थोड़ा चलने लगता है तो आपकी नजर हटी, ये तो 2 ही जगह नजर आता है, या तो बाथरूम में पानी के पास नजर आएगा बच्चा, या तो फिर मेन गेट के पास नजर आएगा। उसे दुनिया देखने की टेंशन हो जाती है। फिर क्या है, थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो दूध न पीने की टेंशन, देखते हो ना, सब कुछ करेगा दूध देखते ही। फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है, सब हेल्दी है, स्कूल न जाने की टेंशन, है ना, कि स्कूल नहीं जाना है। थोड़ा सा और बड़े हो जाते हो तो फिर छुट्टी क्यों होती है इसका टेंशन, संडे को भी स्कूल होना चाहिए, क्रिसमस डे पे भी होना चाहिए, न्यू ईयर पे भी होना चाहिए। आप समझ सकते हैं, यानी कि रोज पढ़ाई होती है, जब अच्छे अच्छे फेस्टिवल आते हैं तो छुट्टी हो जाती है, तो रोज स्कूल रहने की टेंशन। फिर उसके बाद थोड़ा और बड़े होते हैं तो पता नहीं कौन कौन सा टेंशन, नहीं, फिर थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, पर कोई बीमारी नहीं है फिर भी टेंशन बता रहे हैं। फिर जॉब कैरियर बनाने की टेंशन कि अब क्या होगा, सरकारी नौकरी चाहिए, कैसे है कैसे नहीं होगा। फिर
उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा हो गया, जॉब वॉब मिल गई तो शादी हो गई, शादी होने की टेंशन हो गई तो फिर पूछो मत, टेंशन की दुकान तो घर आ गई। नहीं, टेंशन की दुकान। तो कहने का मतलब है कि परफेक्ट आइडियल कंडीशन कभी क्रिएट नहीं होती। अगर ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है। तो फिर हम रेंज देखते हैं, जिसको आप नॉर्मली साइंस की भाषा में कहते हैं पैथोलॉजिकल वैल्यू। कोई भी टेस्ट करवाते हो आप तो देखते हो रेंज देता है कि एग्जैक्ट नहीं है तो इसके इसके बीच में है, तब भी आप क्या हो, हेल्दी हो। तो आइडियल कंडीशन नहीं होती तो फिर हम पैथोलॉजिकल वैल्यू चेक करते हैं, यानी रेंज चेक करते हैं कि इतने के बीच में रहे तो नॉर्मल है। तो 120 ये सिस्टोलिक वैल्यू जो होता है, जो अधिक, मैंने बताया ना जब अधिक जो होता है मान, वो कौन सा होता है, सिकुड़ने वाली अवस्था होती है, यानी सिस्टोलिक वैल्यू उसको कहते हैं। जो मान कम होता है वो फैलने वाली अवस्था होती है, यानी उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक वैल्यू। तो इसका रेंज जो होता है, लिख लीजिएगा, बिटवीन 110 टू, अच्छा अच्छा लिखिए, पॉइंट वाइज बोले लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए सिस्टोलिक में, इट इज द स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, यह हृदय के सिकुड़ने के समय की अवस्था है। इट इज द स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, यह हृदय के सिकुड़ने के समय की अवस्था है। डायस्टोलिक में लिखेगा, इट इज द स्टेज ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, यह हृदय के फैलने के समय की अवस्था है। इट इज द स्टेज ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, यह हृदय के फैलने के समय की अवस्था है। सिस्टोलिक में लिखेगा, इट्स वैल्यू इज हायर, इसका मान अधिक होता है। इट्स वैल्यू इज हायर, इसका मान अधिक होता है। डायस्टोलिक में लिखेगा, इट्स वैल्यू इज कंपैरेटिवली लो, इसका मान अपेक्षाकृत कम होता है। इसका मान अपेक्षाकृत कम होता है। फिर सिस्टोलिक में लिखेगा, इट्स लाइज बिटवीन 110 टू 120, इसका मान 110 से 120 के बीच होता है। इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 110, यानी 120 नहीं भी आ रहा है तो 110 से 120 के बीच में कहीं भी रहे तो कहते हैं वो नॉर्मल है। डायस्टोलिक में लिखेगा, इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 70 टू 80। तो ये हो गया रक्त दाब के संबंध में। फिर लिखेगा, हेडिंग डालिएगा, डिसऑर्डर रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर। डिसऑर्डर रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर, रक्तदाब संबंधी अनियमितताएं। डिसऑर्डर रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर, रक्तदाब संबंधी अनियमितताएं। पहला लिखिएगा, हाइपरटेंशन। हिंदी में भी हाइपर टेंशन ही लिखेंगे, हाइपर टेंशन। इसको दूसरे आसान भाषा में कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तदाब। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तदाब। अब चाहे उच्च हो चाहे निम्न हो, मेजर क्या करेंगे, वही सिस्टोलिक वैल्यू और डायस्टोलिक वैल्यू। तो देखते हैं इसका। अगर हाई है, हाई ब्लड प्रेशर है तो नॉर्मल से हमेशा क्या होगा, अधिक होगा।
दूसरा भी देख लेते हैं, इकट्ठे दोनों समझाएंगे एक साथ। दूसरा होता है हाइपोटेंशन, इसको कहते हैं लो लो ब्लड प्रेशर, निम्न रक्तदाब हिंदी में कहते हो तो लो ब्लड प्रेशर को निम्न रक्तदाब। इसमें भी वही मेजर करेंगे। एक को लिखा आपने 110 से कम और दूसरा लिखा 70 से। दोनों ध्यान से देखिए, पढ़िए। मैंने बताया कि 110 से 120 के बीच में रहेगा तो नॉर्मल, यानी 120 से अधिक हो गया तो बीपी बढ़ गया। मैंने बताया 70 से 80 के बीच में डायस्टोलिक नॉर्मल है, तो 80 से बढ़ गया तो वो बीपी बढ़ गया। वैसे ही लो ब्लड प्रेशर 110 तक नीचे वाला नॉर्मल है, तो 110 से कम हो गया तो बीपी लो हो गया, और उधर 70 तक नॉर्मल है तो 70 से कम हो गया तो ब्लड प्रेशर कम हो गया। ठीक, अब तो कुछ इसमें समझने वाली बात है नहीं। सर डेटा कुछ और लिख दिया हूं क्या? 120 को लगता है 120 को आपने क्या लिख दिया, और 80 को क्या लिख दिया? सर सुधार लीजिए। नॉर्मली क्या है, अपर रेंज 120 तक नॉर्मल होता है, तो 120 से ज्यादा होगा तब तो बीपी बढ़ गया, तो एक कॉमन सेंस लगाना चाहिए ना। उधर 90 तक जो है रेंज क्या होती है, नॉर्मल होती है, सॉरी 80 तक नॉर्मल होती है, तो 80 से अधिक हुआ तो बीपी क्या हो गया। यानी ये तो आपको चेक करने के लिए कहा गया था कि 140 और 90 आप भी लिख रहे हो कि आप अपना दिमाग लगा रहे हो। कितने लोगों ने अपना दिमाग लगाया था कि 120 और 80 लिखना था, 140 और 90 नहीं लिखा उसने? ईमानदारी से कितने लोगों ने लगाया था? गुड, 1 2 3। चलिए, लगाया था तो अच्छा नहीं किया था। कहते हैं ना कि कभी कभी अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, तो अपना दिमाग नहीं लगाना था, करेक्ट भी नहीं करना था, वो सही लिखा है। ये नहीं कि काट के आप उसको 120 कर लिए और उसको 80 कर लिए, वो सही लिखा था। अब हमें समझना है ना उसका मतलब क्या होता है। हाँ, पीछे से कौन बोल रहा था, कुछ बोल रहे हैं? हाँ ठीक, गुड। और हाँ, क्या कर रहे थे भाई तुम? हाँ, ये जो लिखे हैं वो सही है, ठीक, जो लिखा गया है वो सही है। देखिए 120 और 80 सही था जब हम, अब हमारी लाइफ स्टाइल पहले वाली थी, पुराने वाली, आपके फादर और ग्रैंडफादर की जो लाइफ स्टाइल थी उसमें वो 120 और 80 सही था। बट जो हमारी हेक्टिक लाइफ स्टाइल है इसमें रोज बढ़ता घटता, इसलिए WHO ने क्या किया, इसकी रेंज बढ़ा दिया। पहले की किताबों में आपको 120-80 मिलेगा, ध्यान रखिएगा। WHO ने अब क्या कर दिया, 120 को 140 तक बढ़ा दिया है, और 90 को, सॉरी 80 को 90 तक। इसलिए बढ़ा दिया
कि हमारी जो हेक्टिक लाइफ स्टाइल है इसमें रोज कोई ना कोई कंडीशन ऐसी बनती रहती है कि हमारा ये फ्लैक्चुएट करता ही रहता है, 140 तक जाता ही रहता है। जैसे आज क्लास चल रही थी तो बहुत लोग लेट आए हो, थोड़ा सा लेट आए हो, तो रोड साइड पे उधर पार्किंग के पास आप गाड़ी खड़ी किए होगे या ऑटो से आए होगे, तो वहां उतरे होगे, वहां से जल्दी जल्दी ये 2-3 फ्लोर ऊपर चढ़ के आए हैं, तो बीपी माप दिया जाए, मेजर कर दिया जाए, तो वो लगभग 140 तक पहुंच गया होगा। ठीक। तो जो हमारी जैसे रनिंग करते हैं, उन्होंने बताया कि रनिंग के समय बहुत सारी ऐसी कंडीशन, जैसे एक्साइटमेंट, खुशी हो गम हो, तो इमोशनल जो डिस्टरबेंस होता है उसमें भी ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। या कुछ ऐसा कर रहे हो कि आपको घर वाले गलत करते हुए पकड़ लें, और फिर जैसे समझो कि मान लो यहाँ से क्लास खत्म हुई, आप थोड़ा लेट निकले, यहाँ से गए और सड़क के उस पार जो विशेष प्रकार की दुकानें हैं वहां से एक धूम्र दंडिका खरीदा और किसी पेड़ के पीछे खड़े हो गए। ठीक। जैसे ही मुंह में लगाया आपने, आपके भैया या पिताजी चाचा जी उधर से गुजर रहे हो, देख लें आप ऐसे लगाए हुए हैं और उधर से सामने से वो आ रहे हैं। चूंकि समाज में आप खड़े हैं, वो भी हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसे ही नहीं किया, बस इशारे से कहा पहुंचो घर, बताते हैं तुम्हें। अब आप घर पहुंच गए तो वो आने वाले हैं, तो बीपी बढ़ जाता है ना, कि लगता है आज क्लास लगेगी। या कभी आप व्यक्ति विशेष से मिलने जाने वाले हैं, तैयार हो रहे हैं, बीपी बढ़ने लगता है ना। अब वही है कि व्यक्ति विशेष मतलब आप गलत अर्थ निकाल के हंस रहे हैं। आपको सीएम बुला लें, डीएम छोड़िए, सीएम डीएम, आपके नियरेस्ट पुलिस चौकी का सिपाही बुला ले, तो पहुंचना तो होता है ना कि क्या हो गया, क्यों ये बुला रहा है। पुलिस वालों की न तो दोस्ती अच्छी और न ही दुश्मनी। तो व्यक्ति विशेष से जब मिलने जाना होता है तब भी बीपी बढ़ता रहता है। तो हमारी जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण ब्लड प्रेशर फ्लैक्चुएट करता है। एक्चुअल में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, सुन लो, यही सुना हुआ ही काम आएगा। 120/80 नहीं पूछा जाएगा कभी भी, उसको कहीं ना कहीं से रिलेट करके पूछा जाता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ तब माना जाता है जब उसका निगेटिव इंपैक्ट, जब उसका साइड इंपैक्ट हमारी बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स पे पड़ना शुरू हो जाए। तो 140 तक सिस्टोलिक वैल्यू और 90 तक डायस्टोलिक वैल्यू जो होता है, इसका निगेटिव इंपैक्ट हमारी बॉडी पे नहीं पड़ पाता है। क्यों नहीं पड़ पाता है? क्योंकि हमारा ब्रेन, ब्रेन का जो हिंड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, ये क्या करता है, ये कंट्रोल कर लेता है। यानी जैसे ही 130 35 38 40 तक पहुंचने वाला होता है, आपका ब्रेन एक्टिवेट होता है। वो आपको कहता है लंबी सांस लो, आराम से बैठो, पानी पियो, और हम आप ऐसा करते हैं, फिर क्या होता है, बीपी अपने आप नीचे आ जाता है। तो ऐसा ही देखते हो कि जब होता है ना बीपी बढ़ता है तो पता लगता है, तो तुरंत हम आप ठंडी हवा में पानी पीते हैं, रेस्ट करते हैं। तो इसको कंट्रोल कौन करता है, ध्यान रखिएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा, पश्चिम मस्तिष्क का जो भाग होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, वो इस बढ़े हुए रक्त दाब को नियंत्रित कर लेता है। इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर के दूसरे अंगों पर नहीं पड़ने देता। इसलिए WHO ने क्या किया, ये रेंज थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है कि 140 तक इधर और 90 तक इधर। अगर ये फ्लैक्चुएट करेगा, बढ़ेगा, तो हमारा ब्रेन उसे कंट्रोल कर लेता है, और जिस चीज को ब्रेन कंट्रोल कर लेगा उसको, उसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारी बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स पर नहीं पड़ेगा। बट किंतु जब ये और बढ़ने लगता है, यानी मोर देन 140 सिस्टोलिक वैल्यू हो जाए और मोर देन 90 डायस्टोलिक वैल्यू हो जाए, तब हमारा ब्रेन इसे कंट्रोल नहीं कर पाता है। और जब हमारा ब्रेन इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो ये क्या होता है, इसका जो निगेटिव इंपैक्ट पड़ने लगता है। निगेटिव इंपैक्ट अगर लगातार आपका बीपी बढ़ रहा है तो सबसे पहले पड़ता है आपके आईज पे। तुरंत क्या है, चश्मा लग जाएगा, आई साइड वीक हो जाएगी, हार्ट अटैक भी हो सकता है, एंड मेनी मोर। ठीक। लेकिन जो लो ब्लड प्रेशर होता है, वो देखिए रेंज जो पहले थी वही अब भी है। आपने देखा था 110 सिस्टोलिक और 70 जो है, 70 जो है वो डायस्टोलिक जो है, इतना हमने रेंज में माना था कि नॉर्मल।
देखिए ऊपर लिखे थे ना 110 से 120, यानी 110 क्या है, लोअर रेंज है। उधर 70 टू 80 लिखे थे, तो 70 क्या थी, लोअर लिमिट थी। तो लोअर लिमिट अभी भी वही है, यानी इससे अगर कम हुआ तो क्या है, हम ब्लड प्रेशर लो मानते हैं, उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर देखिए दोनों हैं अलग चीज, कभी कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि पैरामीटर्स दोनों के अलग अलग होते हैं। अगर कोइंसिडेंटली ये खतरनाक काम, ये दुस्साहस अगर हम आप करें कि दोनों को कंपेयर कर दें, कहीं भी कंपेयर करके लगेगा नहीं आपको, कि अगर ऐसे कंपेयर करें कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर में अधिक खतरनाक हमारे शरीर के लिए कौन सा होता है, तो कौन सा होगा, लो ब्लड प्रेशर को ध्यान रखिएगा। क्योंकि बीपी बढ़ता है तो आपको पता चलता है कि अब बोलो मत बीपी बढ़ रहा है, पसीना होना शुरू हो गया है, पानी पिएंगे, आराम करेंगे, आपको समझ में आता है, आप बॉडी कंट्रोल कर लेती है। लेकिन ब्लड प्रेशर जब लो होता है तो आपको पता नहीं चलेगा, खड़े खड़े तुरंत फेंटेड गिरेंगे धड़ाम से, चोट भी लग सकती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसे ही कंपेयर करके कहीं पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर पूछे तो लो ब्लड प्रेशर जो होता है हेल्थ के लिए या हमारी बॉडी के लिए हाई ब्लड प्रेशर से अधिक खतरनाक होता है। तो ये लिख लिए इतना, ठीक, ये हो गया ब्लड प्रेशर के बारे में।